हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नाल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हॉस्पिटल आती उसकी बेकरार नज़रों ने मरियम को ढूंढा था, जो उसे कहीं पर नजर नहीं आती। कल रात आदि के घर से वापसी पर रूहान ने मम्मा डैड से मरियम के मतलब बात की थी। मम्मा डैड बातों बातों में रूहान से उसकी शादी के मतलब अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे कि 2 साल से वो अपनी शादी के लिए उन्हें साथी से मना करता आ रहा था। रात भी फातिमा मायूस लहजे में रूहान से शादी के लिए कहने लगी थी, तभी उसने झिझकते हुए उनके सामने अपनी शादी के लिए रजामंदी दे दी थी और उन्हें मरियम के मतलब भी बता दिया था। बस फिर क्या था, आंधा क्या चाहे, दो आंखों के मुसादिक फातिमा और रेहान शाह ने फौरन उसकी पसंद पर लाबे कहते हुए मरियम के घर जाने पर फौरन अतावले हो गए थे। मरियम उसकी फैमिली का वो लोग अच्छी तरह जानते थे। अच्छी अदात व अतवार वाली बच्ची थी, उसकी फैमिली भी बहुत ही अच्छी थी। फिर मरियम अनाबिया की बहन थी और 2 सालों से उनके घर पर आ जा रही थी। जिस तरह अनाबिया ने अपनी प्यारी आदतों से उन सबके दिलों को जीत लिया था, यकीनन मरियम भी उनके घर आकर ऐसे ही एडजस्ट हो जाती जैसी उनकी बाकी बहू हो गई थी। और सबसे अहम बात उसके संजीदा और मेच्योर सोच वाले बेटे की पसंद थी, इसलिए वो जल्द से जल्द मरियम के घर जाकर रिश्ते की बात करना चाहते थे। मगर रूहान ने उन्हें फिलहाल रोक दिया था। वो पहले मरियम से बात करना चाहता था ताकि वो कोई सूटेबल दिन डिसाइड करके उसे बताए। यही बात करने के लिए वो हॉस्पिटल आते से ढूंढने लगा था, मगर वो न जाने कहाँ गायब थी। रूहान उसको कॉल भी की थी, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर 2 घंटे मरियम का इंतजार करते जब वो बिल्कुल मायूस हो गया तो वो मुस्कुराती हुई उसके रूम में चली आती, जबकि रूहान का मूड अब पूरी तरह से ऑफ हो गया था। क्या बात है खूबसूरत इंसान, आज इस हसीन व जमील चांद से चेहरे पर गुस्से के बादल क्यों छाए हुए हैं। मरियम रूहान के संजीदा उसे बड़े हुए चेहरे को देखते हुए चह कर बोली थी और उसके सामने वाली कुर्सी पर आ बैठे थे। दिल चाह दिल चाह गया आने का, इतनी जल्दी क्यों आ गई? ना आती आप भी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा जल्दी आने का कोई फायदा नहीं हुआ, तुम नवाब सादियों की तरह पूरे 2 घंटे बाद आई हो और फोन क्यों बंद है तुम्हारा? रूहान ने गुस्से से मरियम को घूरते हुए पूछा था, मगर उसे जवाब देने के बजाय मुंह खोले हैरत से उसको देखने लगी थी। फिर हमेशा की तरह उसने शौक की हालत में अपने दोनों गाल पीटे थे और रूहान ने उसे हल्की से घूरते हुए झुककर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। तुम सुधरोगी नहीं ना? अभी उसका लहजा हफ्के से बड़ा हुआ था। या अल्लाह, मैं हवा में तुम्हें अपने साथ इतनी अपनायत पड़े हुए लहजे में शिकायतें करते सुन रही हूँ, या ये सब हकीकत है? मुझे पंच करो खूबसूरत इंसान जरा। मरियम ने हैरत से कहा था और रूहान ने जोर से उसके खूबसूरत सतून नाक खींच कर पकड़ कर खींच ली थी। उफ जालम, नाक तोड़ दोगे मेरी, ये सब हकीकत है। हाय अल्लाह, लगता है मेरी मन्नतें पूरी हो गई हैं। धीरे धीरे तुम पर मरियम की मोहब्बत असर करने लगी है। मरियम शोहर से मुस्कुराते हुए बोली, बस फजूल ही हाँकती रहा करो, काम की बात मत सुनना। मैंने मम्मा डैड से बात कर ली है, अब बताओ कि मैं उन्हें कब भेजूं तुम्हारे घर? रूहानी से घूरते हुए पूछा। रियली? अभी भेज दो ना मेरे साथ ही, मैं तो बेसब्री से इस लम्हे की मुंतजिर हूँ। मरियम ने हाथ के ऊपर हाथ रखे हुए रूहान को रजामंदी दे दी थी, जिस पर रूहान ने हंसते हुए नफी में सर लाया था। मगर तभी सनम दरवाजा खोलकर उसके रूम में दाखिल हुई थी और रूहान के मुस्कुराते हुए लब अचानक ही सुकड़ गए थे। सनम को अंदर अपने रूम में आता हुआ देखकर वो एकदम खामोश हो गया था, अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था। मरियम ने भी पलट कर अंदर दाखिल सनम को देखा था। सनम के पीछे पीछे उस्मान भी रायका को लेकर अंदर चलाया था। रायका को देखकर रूहान को खुशगवार हैरत हुई थी। उसने लपक कर उस्मान की गोद में मुंह बनाकर रोती हुई रायका को अपनी गोद में लिया था। उसके दोनों गाल चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया था। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी प्रिंसेस, रूहान पापा की डॉल। रूहान रोती हुई अनायका रायका को बेख्तियार चूमने लगा था। आए ना देवरानी साहिबा, वैसे तो खूबसूरत इंसान तुम में और रकीब बाई में बड़ा कौन है? मुझे अपना रिश्ता डिसाइड करना है, सनम मेरी देवरानी होगी या जेठानी? मरियम उठकर सनम के पास खड़ी हो गई थी और उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए पूछने लगे थे, जबकि सनम हैरत से उसे और रूहान को देखने लगे थे। उसकी बात सुनकर रूहान के पास खड़ा उस्मान मुस्कुरा देता। उफ, ये लड़की हर वक्त शुरू ही रहती है। रूहान ने बेहतियार बड़बड़ाया था और उसके पास खड़े उस्मान ने उसकी बड़बड़ाहट बखूबी सुन ली थी। कंग्रेट्स बडी, आखिरकार तुम भी शादी के लिए राजी हो ही गए, उस्मान मुस्कुरा कर बोला था। उस्मान की बात पर रूहान भी रायका को लेकर धीरे से मुस्कुरा देता और सामने खड़ी सनम और मरियम को देखने लगा था। उसे सनम कुछ परेशान से लगे थे। डॉक्टर मरियम, आप बस बोलती रहेंगी या सुनेगी भी किसी की? सनम जी, हैरियत कैसे आना हुआ आपका यहाँ, और वो भी मेरी प्रिंसेस के साथ? रूहान ने खामोश कर सनम से पूछा था। रायका, रकीम को बहुत ही मिस कर रही है रूहान। कल तुमने सुना था ना बड़े पापा का फैसला, तो सच कहो तो रकीम से मुझे भी बहुत शिकायत है, इसलिए मैं उसे खुद भी रब्ता नहीं करूंगी, रायका के लिए भी नहीं।
बस इसलिए सोचा उसे तुम यहाँ पर तुम्हारे पास ले आऊं और तुम हमारे घर का भी एक चक्कर लगा लो। हम लोगों को सब बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे हैं और ये तुम्हारी लाडली, उसने तो पूरी रात मुझे बहुत ही परेशान किया। तभी मुझे मजबूरन उस्मान के साथ यहाँ पर आना पड़ा। सनम ने अपने आने की वजह बताई। वो बेटी के साथ साथ खुद भी घुटन से रूहानी हो चुके थे। वो किसी को भी नहीं बता सकती थी कि अपनी प्रिंसेस के साथ उसे भी प्रिंसेस के पापा के बिना ना नींद आ रही थी और ना ही एक पल को चैन नसीब हुआ था। ओ मेरी जान, मेरी प्रिंसेस पापा को याद कर रही है। आप मुझे काल काल लेके बुला लेती ना, क्यों इतना परेशान हुई? रूहान रायका का हाथ चूमते हुए बोला था, जो उसके कंधे से ऐसे चुपकी हुई थी जैसे सालों बाद उसे मिली हो। जबकि मरियम नासमझी से इन दोनों की बातें सुन रहे थे। क्या तुम्हारी और रकीम बाई की लड़ाई हो गई है सनम? मगर तुम लोग अपनी लड़ाई में बच्ची को क्यों शामिल कर रहे हो? मरियम ने सनम को आंखें दिखाए थे। मरियम, सनम जी की गलती नहीं है। इन तीनों गद्दू ने काम ही ऐसा किया है कि बड़े पापा ने उनके लिए सजा तजवीज़ की है। तुम्हें पता है, इन तीनों की वजह से आदि 2 साल मेहरोसा भाभी से दूर रहा है। रूहान ने धीरे धीरे मरियम को सारी बात बताई थी, जो कि हैरत से आंखें फाड़े सब सुन रहे थे। उस्मान और सनम इस दौरान खामोशी से इन दोनों को देख रहे थे। ओ माई गॉड, आदि भाई की मम्मा इतनी जालिम है और मिरोसा की अकल को मेरी तरफ से 100 सलाम। इतना सब कुछ खामोशी से सह लिया। अगर बहरियत अपनी फूफा के पास पहुंच भी गई थी तो वहां से सीधी आदि भाई के पास चली जाती। ये क्या, इन तीनों ने धमकाया और ये डर कर एक जगह पर बैठ गई। मैं मिरोसा की जगह होती ना, सबकी ईंट से ईंट बजा देती, चाहे वो मेरी सास होती या मेरे मियाँ की हाला और उनके बच्चे या ये तीनों। सबको तिगनी का नाश नचा देती, जीना हराम कर देती। और तो और ऐसे जालिम सास को माफ तो बिल्कुल भी ना करती। उस ऐसे टकटक बदल लेती कि मेरे शर से पनाह मांगती। बताओ तो सही, बेचारी के साथ कितना बुरा सलूक किया है। तभी तो आदि बाई साइको से हो गए हैं। उन्हें ना इंट्यूशन होती ही होगी। मेरोसा जहाँ भी है बड़ी दुखी है बेचारी, तभी तो यहाँ आकर सा पकड़े लंबे लंबे लेट जाती हैं। मरियम जोर से बोले पड़ाई तो बोलती चली गई थी, जबकि रूहान ने तासर से नफी में सहलाते हुए नॉन स्टॉप बोलती मरियम को आवाज़ देकर ब्रेक लगाया था। डॉक्टर मरियम, बस काम डाउन। आप फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। मुझे सनम जी को आपकी सलाहियतों पर पूरा यकीन है, इसलिए इतनी परेशान मत हो। अब आप सब कुछ ठीक हो गया है। रूहान ने टोकने पर मरियम ने बुरा सा मुंह बनाया था और उसकी गोद से रैका को चिपट लिया था, जो कि रूहान की गोद से उतरते दोबारा गला फाड़कर रोना शुरू कर चुके थे। मरियम ने गुड़कर रायका को देखा था, बिल्कुल अपने चाचा पर पड़ गया। मरियम बड़बड़ाई थी, यही हाल है सब बस उसका। सनम ने रोती हुई रायका को अफसोस से देखा था, जबकि रूहान ने मरियम को घूरते हुए रायका को दोबारा उससे ले लिया था, उसको बहलाने लगा था। आप फिक्र मत करें सनम जी, आज मैं आप ले लेता हूँ। चले, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। फिर रात को घर पहुंचकर डैड और बड़े पापा से भी मैं बात करूंगा। इन तीनों के वालिद साहिबान के किए कि सब बच्चों को क्यों मिले। रूहान बोलता हुआ बाहर निकलने लगा था। सनम और उस्मान बाहर जा चुके थे। अरे खूबसूरत इंसान, मुझे तो बताते जाओ, आहर कब आ रही हो डोली लेकर मेरे घर? मरियम ने शोही से पीछे से हाँक लगाकर पूछा था, जिस पर बाहर निकलता रूहान रुक कर पलटा था। फोन पर बता दूंगा। और हाँ, अपने घर से मेरे मम्मा और डैड को हाँ की खुशबरी के साथ ही भेजना, क्योंकि अब मैं भी डोली लाने में मजीद देर नहीं करना चाहता। रूहान ने धीरे से बोलते हुए रायका को लिए बाहर निकल गया था, जबकि अपने पीछे उसने मरियम का याहू का नारा भी बाहुबी सुना था। उसके लब धीरे से मुस्कुरा दिए थे। वो सनम और उस्मान के साथ ही मुराद हाउस आया था और दरवाजे से अंदर दाल होते रूहान का कान में आशा के झंझलाई भी आवाज पड़ती। स्टॉप इट फरकत, क्यों मुझे परेशान कर रही हो? शराफत से दूध पीना है तो पियो, वरना दोबारा नहीं मिलेगा। उसके कुछ सेकंड्स बाद ही शीशा टूटने के साथ ही फरकत के रोने की आवाज भी आती। रूहान ट्रैका को गोद में लिए हुए तेजी से अंदर दाल हुआ था। सामने ही फरकत सोफे पर एक कोने में बैठा गला फाड़कर रो रहा था, जबकि उसके सामने बैठी हुई आयशा अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठी 7 रूहानसी हो गए थे। सोफे के एक साइड पर शीशे की फीडर टूटी पड़ी थी। भाभी क्या हुआ, और ये मेरा शेर क्यों रो रहा है? रूहान ने आगे बढ़कर रोते हुए फरकत को गोद में लिया था। वो भी रूहान को देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर उसके पास आने को बेचैन हो गया था, जबकि रायका ऑलरेडी उसके दाएं कंधे से चिपकी हुई थी। रूहान ने एक हाथ से फरकत को भी गोद में ले लिया था और सोफे पर बैठ गया था। क्या होना है रूहान भाई? वैसे बाप से लाख लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मगर 2 दिन से उनके बिना उसने मुझे बुरी से परेशान कर रखा है। बस फहीम को याद कर करके रो रहा है। ये देखें, गुस्से में फीडर फेंक कर तोड़ दिया है। मेरा फोन कान से लगाकर बस फार्म फार्म करता रहता है, ना दूध पी रहा है ना कुछ खा रहा है। मैं परेशान हो गई रूहान भाई, आशा ने नम आंखों से रूहान को देखते हुए बताया था। अब वो रूहान को कैसे बताती कि बेटे के साथ उसे भी अपने फार्म की बूटना से याद आ रही थी। ओह, मेरे बेबी लाइन को फार्म याद आ रहा है। भाभी तो उसकी बात फोन पर ही करवा देती ना अपने फार्म से। रूहान ने आशा को अपील सा हल बताया था।
सिंपल सा हल बताया था। जबकि फ़हीम का नाम सुनकर फ़रकत ने दोबारा रूहान से शक्ल बनाकर फ़हीम का राग अल्पाना शुरू कर दिया था। फ़ोन ही कहाँ लग रहा है, सुबह से ट्राई कर रही हूँ, न जाने कहाँ जाकर बैठ गई हैं और उसने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। आशा ने बसोरते हुए फ़रकत को झुंझला कर देखा था। तभी हाला, सफ़ीन, हमान असाम को लिए अंदर दाखिल हुई थी। सनम भी साथ ही थी। उस्मान घर आते स्टडी में स्नान और सुहेब साहब के पास चला गया था। शुक्र है रूहान तुम आगे, लो अब इन दोनों को संभालो, हमसे तो संभलते नहीं है, ये चारों बुरी तरह से तुम सबकी आदी हैं। हाला ने मुंह बसोरते हुए हमान को अपनी गोद से उतारकर रूहान के पास खड़ा किया था और हसाम रूहान को देखकर सफ़ीन की गोद से खुद ही बातचीत करता हुआ उतर गया था। रूहान भाई मैं परेशान हो गई हूँ, जब से सो कर उठे हैं दोनों बस रो रहे हैं। पहले एक दूसरे के साथ खेल रहे थे मगर अब शायद खेल खेल कर भी बोर हो गए हैं। मैंने फ़ोन देकर बिठाया था दोनों को मगर फ़ोन पर हाल की पिक देकर दोबारा रोने लगे। तब से मैं और मम्मा लाख भिला रही हैं मगर उनकी सोई बस पापा पर अटक गई है। बाहर लान में लेकर घूम रही हूँ पापा के मम्मा के साथ मगर बस वही दोनों की एक ही डर। हाल भी उनकी आदतें बिगाड़ रखी हैं और उन्हें सुबह उठते ही अपने साथ लगाए रखते हैं, नाश्ता भी अपने साथ ही करवाते हैं। अभी मेरे हाथ से कुछ नहीं खा रहे ना दूध पी रहे हैं। सफ़ीन ने रूहान के कांधे से लटकते हुए हसाम को देखा था जबकि हमान रूहान की टांगों से लिपटा हुआ था। रूहान भी इस सिचुएशन पर बुरतन से परेशान हो गया था। नाना नानी मामू ममानी के चेहरे इन बच्चों के लिए नए थे। वो सब अपने दुधियाल वालों से ज्यादा अटैच थे और अब उनके घर का कोई भी बंदा आसपास नहीं दिख रहा था सिवाय अपनी माओ के, इसलिए वो शायद वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो रहे थे। एक ही दिन में उन्होंने अपनी अपनी माओ को दिन में ताड़ दिखा दिए थे। आंटी अंकल कहाँ हैं, मुझे जरा उनसे बात करनी है, रूहान ने कुछ सोचते हुए हाला से पूछा था। बेटा ज़ुहैब और ज़ियाद भाई स्टडी में है, रुको मैं उनको बुलाती हूँ, हाला बोलते हुए बाहर चली गई थी। सनम जी, सफ़ीन भाभी, आशा भाभी, अब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आपको मेरा साथ देना होगा। मुझे बच्चों का हाल देखकर बड़े पापा, डैड और फूफा जान को किसी भी तरह मनाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने बच्चों को ऐसे रोते बिलखते हुए तो बिल्कुल नहीं दे सकता। इन कमीनों के किए की सज़ा मेरे बच्चे क्यों भुगते हैं। रूहान ने रायका और फरकत को सोफे पर बिठाते हुए कब से अपने घुटनों पर लटकते हुए हमान को गोद में लेकर चुमा था और कंधे पर लटकते हुए हसाम को भी ऊपर पकड़कर घुटने पर बिठा लिया था। आज फरकत और रायका उसके कंधों पर लटकने लगे थे। किस तरह का साथ रूहान भाई, आशा ने रूहान से पूछा था। साथ ही उसने एक नजर अपने गुस्से वाले बेटे पर डालते जो रूहान के देखते ही उसके साथ खुश और मगन सा हो गया था। भाभी आप लोग जर्मनी नहीं जा रही, आप अंकल को मना कर लेंगे अभी बिल्कुल साफ साफ, क्योंकि इतना तो तय है कि मेरे बच्चे आपको वहां रहने नहीं देंगे, इसलिए जब कभी जाना हुआ तो अपने शोर हजरात के साथ ही जाइएगा। फिलहाल तो मुझे आपका जाना नामुमकिनात में से लग रहा है, इसलिए अंकल से बात करके मैं मना कर देता हूँ और आप भी उन्हें मना कर दें, रूहान ने इन तीनों से कहा था। इन बच्चों के हालात देखकर यही लग रहा है कि ये हमें जर्मनी पहुंचने से पहले दूसरे दिन वापस पाकिस्तान लेकर आएंगे। अपने अपने अबाओं के बिना इनका गुजारा नहीं है, ये हमसे अच्छी तरह समझ लिया है। मैं तो समझती थी फरकत फ़हीम का सबसे बड़ा दुश्मन है मगर उसने मुझे गलत साबित कर दिया। आशा मुंह बनाते हुए बोली। फाम फाम, फरकत ने फ़हीम का नाम सुनकर दोबारा से सर छेड़ लिए थे और रूहान, आशा उसके रोने पर बुखला गए थे। रूहान ने हसाम को हटाकर जल्दी से फरकत को गोद में लिया था। तभी ज़ैद, मुराद और ज़ुहैब मुराद अंदर चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रूहान जल्दी से फरकत को गोद में लिए उठ खड़ा हुआ था। उसने ज़ुहैब मुराद और ज़ैद मुराद को सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? ये देख लो तुम्हारे भतीजे भतीजी ने कल से मेरी बच्चियों को किस तरह बुरी तरह से परेशान किया हुआ है, ना सो रहे हैं, ना खा पी रहे हैं, ना खेल रहे हैं। सुबह स्नान लेकर गया था बाहर मगर उन्होंने रो रो कर हंसे उठा दिया। नाना नानी मामू से जरा मोहब्बत नहीं है। अब उनकी देखा देखी जहां ने भी हमसे नजरें फेर ली हैं, वो भी सुबह से रो रहा है। तभी सनान और बहू अब अकेले उसको बाहर लेकर गए हैं। ज़ुहैब मुराद नवासा नवासी से सच शाकी थे। उनकी बात सुनकर रूहान मुस्कुराने लगा था। तभी आयशा उठकर फरकत के लिए दूध लेने चली गई थी। उसने सुबह से ना कुछ खाया था ना ही दूध पिया था। अभी वो रूहान से चिपका हुआ मुंह बसोड़ा था। कुछ देर बाद आयशा नई दूध की बोतल लेकर वापस आई थी। रूहान ने आयशा के हाथ से फीडर लेकर फरकत के मुंह से लगा दी थी और हैरत अंगेज तौर पर वह खामोशी से दूध पीने लगा था। अंकल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन लोगों को जर्मनी ले जाने का ख्याल दिल से निकाल दें, ना ये बच्चे वहां पर टिकेंगे ना अपनी माओ को रहने देंगे। रूहान के पापा ज़ियाद मुराद मुस्कुरा दिए थे। ठीक कहती हो तुम बेटा, एक दिन में ये हाल कर दिया इन्होंने तो 2 महीने कैसे रहेंगे। ज़ियाद मुराद ने मुस्कुराकर नवासा नवासी को देखा था जो रूहान से चिपके खड़े थे। मगर रूहान, ये जाबिया भाई जान ने कहा है और फिर वो जिस तरह से कह रहे थे वो तुम जानती हो। हालांकि नौकर के साथ ही नाश्ते के लोज मारती हुए रूहान की आगे रखते हुए बोले थे। इसकी आप फिक्र मत करें हालांकि वो मैं और रूहान देख लेंगे। आदि के अवाब पर वो सब चौंका पलटे थे। आदि मिरोसा की चेयर धकेलता हुआ अंदर चलाया था।
اس کے پیچھے پیچھے عارفہ آئس کو گود میں لیے گرانے کے ساتھ تھی۔ آدی کے بات سن کر روحان ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا اب اس کے بچے ان کی مائیں کہیں نہیں جائیں گے۔ پوری زاویہ فیملی اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی، سوائے غالب کے۔ وہ کل سے ناشتہ کھانے کے وقت بھی زاویہ شاہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالب کہاں ہے ریحا؟ کل سے نہ ناشتے کے وقت نظر آ رہا ہے، نہ کھانے کے وقت نظر آ رہا ہے، آپ بھی غائب ہے۔ زاویہ شاہ نے ریحا سے پوچھا تھا۔ مسٹر شاہ، آپ نے میرے چھوٹے پر ظلم توڑنے کی حد کاٹ ڈالی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لپیٹ لیا ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ؟ میرے دونوں بچے 2 دن سے گھر سے باہر ہیں اور آپ پتھر دل ظالم انسان ان کے بنا ٹھاڑ سے جی رہی ہیں، جبکہ میرے منہ سے تو نمالہ بھی نہیں اترا۔ یہی حال ہادی کا ہے اور میرا چھوٹا نہ جانے کہاں کہاں کی ہاک چھانتا پھر رہا ہے۔ میرا بھائی اپنے بیوی بچے کے فراق میں دن رات رو رہا ہے۔ مسٹر شاہ، ماں سے پہلے ہی ناشتہ کرتا ہوا ہاشم اچانک جذباتی ہو کر بول اٹھا تھا۔ جوش جذبات میں اسے زور سے ٹیبل پر ہاتھ میں مارتا، جبکہ زاویہ شاہ نے گھڑ کر اس کو دیکھا تھا اور پھر اس کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی تھی، جس میں موجود 5واں آلو کا پراٹھا بھی اب وہ تقریباً آدھا کھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے انایا پتر، آج اس کمینے کا کھانا پینا بند۔ جب اس سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تو رزق اس کے سامنے رکھ کر ضائع کرنے دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ نہیں ہے۔ زاویہ شاہ نے غصے سے ہاشم کو دیکھا تھا۔ پتھر دل انسان، دل میں کیا لوہے کا ٹکڑا فٹ کروا چکے ہیں آپ کو یاد نہیں آتی اپنے حمان حسام کی؟ کیسے خوشی خوشی ڈہ رہی ہیں آپ اپنے چھوٹے اس کے نکے کاکوں کے بنا؟ ہاشم اپنے منہ سے نوالا چھینتے دے کر بلبلا اٹھا تھا۔ بکواس نہ کر ہاشم، یہ بات کہہ کے میرے دل پر چھریاں مار چلا کے میں اپنے بچوں کے بنا ہوش ہوں۔ میرا دل خود اپنے بچوں کے لیے ہے، مگر یہ غالب کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ اس اپنے غصے کی وجہ سے کتنا غلط کیا ہے عادی کے ساتھ۔ اس کا بھی بچہ تھا، بیوی تھے، مگر ان تینوں گدوں نے کچھ نہیں سوچا اور نہ ہی عقل کا استعمال کیا۔ زاویہ شاہ بولتے ہوئے خود بھی ہاتھ سے آسودہ ہو گئے تھے۔ مگر ڈیڈ، آپ لچک تو لا سکتے ہیں نا اپنے فیصلے میں۔ غالب بہت ہی مس کر رہا ہے ان تینوں کو، اور اب تو مجھے بھی حمان اسام کی بہت ہی یاد آ رہی ہے۔ انایا بھی اداسی سے بولتی، کیونکہ وہ دونوں زیادہ تر اسی کے پاس رہتے تھے۔ ہاں ڈیڈ، پلیز آپ غالب کو کوئی اور سزا دے دیں، مگر ان تینوں کو گھر بلا لیں۔ ہادی نے بھی باپ سے گزارش کی تھی۔ شاہ جی، 2 دن سے غالب دیر رات کو گھر آتا ہے، صبح سب کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا ہے، آفس بھی نہیں جا رہا۔ آپ کو اس کے مزاج پتہ ہے نا؟ اب بس کر دیں، اس کے لیے تو یہ 2 دن بھی 2 مہینوں جیسے ہیں۔ اس نے اب تک اپنے بیوی بچوں کو کبھی خود سے دور نہیں بھیجا، اب اچانک وہ لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے یہ قبول کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ پہلے میں بھی اس سے غصہ تھی، مگر اب مجھے بھی سفین اور بچوں کی یاد آ رہی ہے، اس لیے پلیز آپ بچوں کو بلا لیں۔ ریحا نے بھی شور سے درخواست کی تھی، جس پر وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور بنا کچھ کہے ہوئے ڈائننگ روم سے نکلتے چلے گئے تھے۔ صبح وہ تینوں واپس فہیم سمیت اس فلیٹ میں چلے آئے تھے۔ صبح سے وہ بھوکے پیاسے بلائے غمگین سے حال میں آمنے سامنے رکھے صوفے پر خود بھی آڑے طریچے اداس سے لیٹے تھے، اور اب تو دوپہر ہونے لگے تھے، مگر وہ اسی طرح گمسم سے پڑے اپنے فون پر اپنے بیوی بچوں کی پکس دیکھے تھے۔ یہ پک جب فرقت 4 مہینے کا تھا تب کی تھی۔ دیکھ، اس میں کتنا ہیلتھی لگ رہا ہے نا، مگر اب میرا بچہ کتنا کمزور ہو گیا جب سے دانت نکالنے شروع کیے ہیں۔ ڈیم، یا میں بہت ہی مس کر رہا ہوں اپنے جنگجو اور عائشہ کو۔ ویسے داد دینی پڑے گی عادی کے حوصلے کو یار، 2 دن میں ہمارا یہ حال ہو گیا بیوی بچوں کے بنا، مگر وہ تو میروسا بابی کے بغیر 2 سال رہا۔ فہیم اپنے پاس پڑے ہوئے صوفے پر نیم تراس رکیم کو اپنا فون دکھاتا ہوا بولا تھا، جو خود بھی رائکا اور سنم کی پکس دیکھ رہا تھا۔ غلط کیا ہے تو بک پہ تو رہے ہیں نا۔ دیکھ، سنم کو کال کر رہا ہوں، مگر وہ اب میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ مجھے پرنسس کی اتنی یاد آ رہی ہے، میں نے 2 دن سے اس کو پیار نہیں کیا، گود میں بھی نہیں لیا، وہ تو میرے بنا سوتی بھی نہیں ہے، نہ جانے کیسے رہ رہی ہوگی اب۔ رکیم یاسیت سے بولتا، جبکہ ان دونوں کے سامنے والے صوفے پر نیم تراس غالب اپنے فون پر چلتی ہوئی حمان اسام کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جس میں وہ دونوں زاویہ ہاؤس کے پچھلے سین میں چھوٹے سے ٹیوب ٹاپ میں بیٹھے ہوئے نہا کام اور مستیاں زیادہ کر رہے تھے۔ ہادی اور ہاشم انہیں نہلانے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے خود بوٹنا سے پانی سے بھیگ رہے تھے، ساتھ ہی ان دونوں کی شرارتیں انجوائے کرتے اور غالب مسکراتے ان سب کی وہ ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب اس کی شرارتیں دیکھ کر اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موندے اپنے بچوں کے ساتھ اس دشمن جان کو شدت سے یاد کیا تھا، جو اسے بری طرح سے بدظن ہو چکے تھے۔ کب تک یوں ہی لٹے پھٹے اجڑے ہوئے پریشان حال عاشقوں کی طرح پڑے رہو گے تینوں؟ اب جو کیا ہے اب بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ آدی کے واپس ان تینوں نے چونکس کو دیکھا تھا، جو چہرے پر دل جلانے والے مسکراہٹ لیے اندر چلایا تھا۔ بس 2 دن میں یہ حال ہو گیا؟ سوچو، صرف تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی اور بچے سے 2 سال گزارے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم نے یہ سب میری محبت میں کیا، مگر مجھے ایک بار، بس ایک بار تو بتایا ہوتا
اشارہ ہی دے دیا ہوتا کہ اینجل نے تمہیں کال کیا تھا اور وہ پریشان ہے، میں خود انہیں ڈھونڈ نکالتا، لیکن تم نے میرے زخم کا علاج تو کیا مگر خنجر کی نوک سے۔ تکلیف ختم ہونے کی بجائے درد کو مزید بڑھا دیا۔ عادل نے تینوں کو ملامتی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ بنا کوئی بھی جواب دیے خاموشی سے بیٹھے بس کو دیکھے تھے۔ ان کے اداس اور لٹکے ہوئے چہرے دیکھ کر عادل بھی اب اپنا ڈرامہ بند کرتا ہوا دوبارہ مڑا تھا اور جا کر مین ڈور اوپن کر کے سب کو اشارے سے اندر بلایا تھا۔